नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों को इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा 2 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने हमसे पूछा है कि सर एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी के बारे में एक कंपैरिजन वीडियो बनाइए। एक है रोशन कुमार और दूसरा अनिल कुमार, तो उन्हीं के कहने पर मैं एक कंपैरिजन वीडियो लेके आ गया हूँ। चलो मैं इस वीडियो शुरू करता हूँ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो रहता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट ये रहेगा कि भर्ती कैसे होती है। देखिए, किसी भी फौज में, चाहे आप एसएसबी में जाओ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, किसी भी फौज में जाओ तो उसके लिए एसएससी जीडी के थ्रू जाना पड़ता है। हालांकि ट्रेडमैन की भर्ती है वो डिपार्टमेंट खुद लेती है। मगर आपने अभी तक ये पता नहीं है कि ट्रेडमैन क्या कहलाता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो डाल दूंगा। मैं ट्रेडमैन वर्सेस जीडी का एक वीडियो बना रखा हूँ, उसको जाके आप देख सकते हैं। मेन बात, सिपाही की भर्ती चाहे कांस्टेबल जीडी की भर्ती होती है तो एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होती है। सारी फौज की एक साथ कंबाइंड एग्जाम हो जाती है और फिजिकल मेडिकल सब कंबाइंड हो जाता है। लेकिन ग्रुप डी में रेलवे का एक अपना बोर्ड है। यहाँ मैं ये क्लियर कर दूँ कि एसएससी जीडी में जितने भी फौज आती है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, लेकिन आरआरबी एक रेल मिनिस्टर अलग, मतलब रेल मंत्रालय एक अलग है, वो उसका अपना बोर्ड है, वो अलग से अपनी दोनों में, चाहे आप एसएससी जीडी के थ्रू जा रहे हैं चाहे आरआरबी के थ्रू जा रहे हैं। आरआरबी के थ्रू अगर ग्रुप डी में जाते हैं तो आपको मैट्रिक लेवल की क्वालिफिकेशन से काम चल जाएगा, और एसएससी के थ्रू कांस्टेबल जीडी के जाते हैं मैट्रिक लेवल पर एसएससी जीडी के अंतर्गत कांस्टेबल रैंक की बहाली करती है। लेकिन वही अगर आप हायर रैंक पे, किसी ऑफिसर रैंक या एएसआई रैंक पे जाते हैं तो आपको सीपीयू के थ्रू सब इंस्पेक्टर या एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमांडर मतलब ऑफिसर रैंक की बहाली में जा सकते हैं। वही अगर आरआरबी में आते हैं तो मैट्रिक लेवल पर सभी ट्रेडमैन, ये भी हालांकि देखिए ग्रुप डी का जितने भी ग्रुप है, अब ग्रुप डी में कौन कौन से आते हैं तो देखिए ट्रैकमैन दूसरा होता है ट्रैकमैन, पोर्टर, सफाई कर्मचारी, हेल्पर, ये सब ग्रुप डी के अंतर्गत आते हैं। मगर भी इसकी भी बहाली लेती है। और एसएससी जीडी के थ्रू किसी भी ट्रेडमैन की बहाली नहीं होती है। सभी डिपार्टमेंट अपना अपना अलग अलग अपने ट्रेडमैन की बहाली लेते हैं। वही अगर हम बात कर ले कि अगर आरआरबी में ग्रुप डी के अलावा दूसरे रैंक पर जाते हैं, जैसे गुड्स गार्ड हो गया, ड्राइवर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, तो सब में क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन लेवल के चाहिए, ग्रेजुएशन से ऊपर ही चाहिए, ग्रेजुएशन से नीचे काम नहीं। 3 नंबर टॉपिक है ट्रेनिंग कैसे होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ट्रेनिंग एसएससी जीडी की ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। 9 महीने की ट्रेनिंग आपको ट्रेनिंग की तरह होती है। फिजिकल हरासमेंट बढ़िया से दिया जाता है, फिजिकल बनाया जाता है, दौड़ धूप कराया जाता है, ट्रेन डिसिप्लिन सिखाया जाता है, और उसमें आपको फायरिंग कैसे होता है, अगर किसी मुसीबत में एम्बुश में फंस गए तो उससे बचने का ट्रिक सिखाया जाता है। कहीं अगर एएनओ ड्यूटी जाते हैं तो वहाँ की ड्यूटी कैसे हो लगती है, इलेक्शन ड्यूटी जाते हैं वहाँ कैसे ड्यूटी लगती है, किसी बूढ़े पर रहते हैं तो वहाँ कैसे ड्यूटी लगती है, ये सारी आपको ट्रेनिंग में 9-10 मतलब टोटल 44 वीक की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा 8 वीक और ट्रेनिंग होता है जिसको CINJW कहते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वार। ये भी ट्रेनिंग अब इंक्लूड हो गया, पहले ये इंक्लूड नहीं था। वही अब बात कर लेते हैं आरआरबी में, ग्रुप डी में अगर हम जाते हैं ट्रेनिंग करते हैं तो देखिए इसका ट्रेनिंग एकदम नॉर्मल है। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपको ड्यूटी पर लगा देगा। वही ड्यूटी का जो एक्सपीरियंस बनाते रहिएगा वही ट्रेनिंग पार्ट चलेगा, इसके अलग से आपको ट्रेनिंग नहीं होती है। ग्रुप डी का मैं बात करता हूँ। और यही अगर गुड्स गार्ड हो गया, रेलवे ड्राइवर हो गया और या टेक्नीशियन होगा, उसका 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 महीने की ट्रेनिंग होती है जो क्लासरूम में होती है। तो अगर ट्रेनिंग के बिहाफ पर हम कंपेरिजन करें तो आपको एसएससी जीडी के थ्रू बहुत सारा मेहनत करवाया जाएगा। दिन भर बैठने का फुर्सत नहीं मिलेगा। सुबह आप 3 बजे जगिएगा तो रात को 7 बजे तक आप बेड पर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 2 घंटा, पूरे दिन भर में 2 घंटा बैठने का मौका मिलेगा। नहीं तो चलते रहिए, चलने का कॉलम नहीं होता ट्रेनिंग सेंटर में, दौड़ते रहिए। लेकिन वही अगर आप रेलवे में जाते हैं, ग्रुप डी में भी जाते हैं, तो आपको ड्यूटी के थ्रू एक्सपीरियंस दिया जाता है, वही आपका ट्रेनिंग चलता है। साल भर के बाद आपको पक्का कर दिया जाता है कि हाँ, आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ड्यूटी कहाँ लगती है। तो देखिए, एसएससी जीडी मतलब सिपाही रैंक में अगर है, बीजीएफ में है, बॉर्डर गार्ड फोर्स में एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल ही आ जाते हैं। बाकी इंटरनल फोर्स में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं। सबका ड्यूटी लगभग सेम है। देखिए, अगर बीजीएफ में रहते हैं तो बॉर्डर लाइन की ड्यूटी लग सकती है, और इंटरनल पुलिस में रहते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटी लग सकती है। हालांकि इलेक्शन ड्यूटी और कहीं अगर दंगा फसाद होता है तो बीजीएफ वालों को भी उठा के आजकल भेज देता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे आप मिला जुला के देखिए तो टफ ड्यूटी है, रिस्क हाई रहता है। यहाँ पे रिस्क के लिए समझिए, अगर आपके बदन पर वर्दी है, बेल्ट टाइप की नौकरी है, हाथ में वेपन है, तो हर मिलिटेंट
चाहे वो मिलिटेंट हो, उग्रवादी हो, कुछ भी हो, जो भी एंगल से अगर देश के विरोधी है तो आपका दुश्मन है। तो यहाँ पे रिस्क हाई रहता है, एकदम मतलब 100% रिस्क रहता है। बेल्ट कप आपके है तो आपको आपका दुश्मन सब है। फौज में एक कहावत है कि रेस्पेक्ट ऑल विथ सस्पेक्ट ऑल, मतलब सबका रिस्पेक्ट करना है लेकिन सस्पेक्ट भी रखना है कि हाँ ये उग्रवादी हो सकता है, आतंकवादी हो सकता है। वही अगर हम रेलवे में चले जाते हैं तो रेलवे में रिस्क नो के बराबर है। हालांकि इसमें भी रिस्क थोड़ा है, मतलब अगर ग्रुप डी की बात करते हैं तो ग्रुप डी में बहुत सारे जो गेटमैन होते हैं, गेटमैन अगर किसी जंगल एरिया में रहते हैं, जंगली जानवर से उनका थोड़ा सा रिस्क बना रहता है। हालांकि उनको उग्रवादी माओवादी से कोई मतलब नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, उग्रवादी माओवादी भी उनको कोई पूछता नहीं है। SSC-GD के थ्रू सब में रिस्क है, लेकिन वही ग्रुप डी में हो चाहे रेलवे किसी भी में हो तो रिस्क नहीं के बराबर हो। अगर जिम्मेवारी को हटा दिया जाए तो रेलवे में रिस्क नहीं है, और वही जिम्मेवारी को हटाने के बाद भी SSC में 100% रिस्क रहता है। अगला टॉपिक हम पी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए SSC-GD ग्रुप सी की नौकरी है। ग्रुप सी में मतलब 21,600 से स्टार्टिंग होती है, प्लस पे मतलब ग्रेड पे 2,000 होता है। वही ग्रुप डी, रेलवे की ग्रुप डी है तो उसमें 18,000 से बेसिक पे चालू होती है, उसमें 1,800 रुपया ग्रेड पे पहले है, इंक्लूडिंग करके 18,000 हो गया है, और 21,600। तो इस पैसे के हिसाब से देखा जाए तो ग्रुप सी अच्छी नौकरी है और ग्रुप डी थोड़ा सा डाउन रैंक हो जाता है। तो मान लीजिए अगर SSC-GD अभी ज्वाइन करते हैं तो आज से ज्वाइनिंग करेंगे तो आज से आपका 21,600 प्लस भी TADA चाहे जो भी भत्ता जोड़ के मिलना होता है तो 31,000 30,000 के करीब में बन जाता है। लेकिन वो ग्रुप डी में रेलवे में ज्वाइन करते हैं तो सभी जोड़ जाड़ के 25 से 26,000 रुपया बनता है। बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि सर जो हर साल जुलाई में आपका पे इंक्रीज होता है, तो पे इंक्रीज होता है आपके बेसिक पे पर 3%। बेसिक पे जिसका ज़्यादा होगा उसका थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। मान लीजिए 21,600 जिसका बेसिक पे है उसका थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, 18,000 जिसका बेसिक पे है उसका थोड़ा कम पड़ेगा। 3% बेसिक पे हर साल बढ़ता है। रही बात बोनस की, तो बोनस देखिए जितना भी फौज है, बाकी बैंकिंग का मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना भी फौज है 6900 मतलब 6900 रुपया हर साल बोनस के रूप में, दिवाली बोनस जिसको बोलते हैं, वो मिलता है। वही अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे कभी कभी मतलब मैं जितना भी शेयर कर रहा हूँ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा एक दोस्त है रेलवे में, मैं उनसे बात किया हूँ, उसी के बायां पर मैं आपसे बात शेयर करता हूँ। 2 महीने की सैलरी बोनस के रूप में उन लोगों को दी जाती है। रेलवे वालों की 2 महीने की सैलरी उनको बोनस के रूप में दिया जाता है। वही अगर किसी भी फौज की देख लिया तो 6900 वो अभी हुआ है। पहले मतलब 2016 से पहले सिर्फ 3400 बोनस के रूप में दिया जाता था फौज में। लेकिन उस समय भी रेलवे वालों को 60 दिन का पे दिया जाता था, अभी 72 दिन का पे दिया जाता है बोनस के रूप। अब हम बात करते हैं इस दोनों नौकरी में रेस्ट किस में ज़्यादा मिलता है। तो देखिए सबसे पहले मैं SSC-GD के थ्रू फौज वाले को बात कर लेता हूँ। देखिए इसमें है आपको मतलब अगर पीस एरिया में रहते हैं तो 3 घंटे ड्यूटी के बाद 6 घंटे रेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, 6 घंटा रेस्ट होने के बावजूद भी आप 24 घंटे अलर्ट पर रहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आपको घंटे ड्यूटी करने के बाद जो 6 घंटे रेस्ट में है वो आपको बुलाया जा सकता है विथ वेपन और मतलब पूरी ड्यूटी के साथ। मतलब कहने का मतलब है 24 घंटे वहाँ पे आपकी ड्यूटी है। अगर पीस एरिया है, शांत माहौल है, तो आपको 3 घंटे के बाद 6 घंटे की रेस्ट मिल सकती है। रही बात अगर आप हमेशा कैंप में रहेंगे, आप बाहर नहीं निकलेंगे, फिर मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर किसी भी फौज में रहते हैं तो जितना भी मिलिटेंट है, जितना भी अग्रवादी माओवादी ग्रुप है, वो आपका दुश्मन होता है। तो आपको कैंप से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, क्योंकि हमेशा जान माल के खतरा बना रहता है। वही अब रेलवे में बात कर लेते हैं। तो रेलवे में मान लीजिए आपका फिक्स ड्यूटी है 6 घंटा या 8 घंटा। देखिए ग्रुप डी में 2 किस्म से ड्यूटी लगती है। 8 घंटे की अगर ड्यूटी लगती है तो मतलब सोमवार से शनिवार तक आपकी ड्यूटी लगती है। सप्ताह में 1 दिन संडे ऑफ रहता है, आप छुट्टी ले सकते हैं। अगर 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो सोमवार से शुक्रवार तक की ड्यूटी रहती है। सप्ताह में 2 दिन संडे मतलब सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। अगर आप उसमें भी ड्यूटी करते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद सैटरडे या संडे को ड्यूटी करते हैं तो उसको एक्स्ट्रा ओवर टाइम के रूप में आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। हालांकि खाना आपको मैनेज खुद करना पड़ता है। रेलवे में किसी भी पोस्ट में है तो खाना मैनेज खुद से करना पड़ता है, तो खाने के लिए आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए आप मेस वहाँ नहीं चलता है, मेस की सुविधा नहीं रहती है। लेकिन वही अगर हम SSC-GD के थ्रू किसी भी फौज की बात कर लेते हैं तो चूंकि आप हमेशा कैंप में रहते हैं तो यहाँ पे मेस चलता है। आपको खाना खुद से बनाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है, ना कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं पड़ेगी। हाँ कभी कभी वो आउट पोस्ट में जाता है 1 दिन 2 दिन के लिए, ऐसा समय आ जाता है तो कोशिश किया जाता है कि आपको खाना प्रोवाइड किया जाए। लेकिन वहाँ पे ऐसा संभव अगर नहीं है कि खाना प्रोवाइड किया नहीं जा सकता है
तो आपको मैनेज करना पड़ता है, वही 2 दिन 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आप कैंप में ही रहेंगे, आपको खाना प्रोवाइड किया। बेशक आप अगर कैंप से बाहर रहते हैं, मतलब अगर रेलवे में है, तो 8 घंटा या 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद जो 12 घंटा आपको कोई पूछने नहीं आएगा कि क्या कर रहे हो, कहाँ हो। फिर आप ड्यूटी जब है उस समय आपको ड्यूटी पर बुलाया जाएगा या आपको खुद से जाना पड़ता है। तो आप 12 घंटे में आप कुछ भी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, चाहे घूमिए, चाहे सोइए, चाहे खाना खाइए, चाहे क्रिकेट खेलिए, कुछ भी मतलब नहीं है। लेकिन वही अगर फौज में है तो 3 घंटे ड्यूटी के बाद 6 घंटे रेस्ट होता है, उसमें भी अगर अलर्ट मोड में रहना पड़ता है। वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ने पर आपको बुला लिया जाएगा, तो उस समय आपको पढ़ाई के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बना रहता है, मेंटली थोड़ा सा दबाव रहता है कि अरे हमको कहीं दूसरे जगह जाना नहीं पड़ जाए, तो थोड़ा सा पढ़ाई यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। अगला पॉइंट में हम बात कर लेते हैं फैसिलिटी का। फैसिलिटी में सबसे पहले हम छुट्टी का देख लेते हैं। देखिए एसएससी जीडी के थ्रू जितना भी फौज है उसमें छुट्टी 60 दिन ईएल जिसको अर्न लीव बोलते हैं, 15 दिन सीए जिसको कैजुअल लीव बोलते हैं। इसके अलावा 20 दिन आपको मतलब मेडिकल लीव बोलते हैं, जिसको हाफ पे लीव भी बोल सकते हैं। मतलब अगर मेडिकल लीव लेते हैं तो 20 दिन एक साल में मिलता है, तो 20 दिन अगर छुट्टी मेडिकल लीव ले लेते हैं तो 10 दिन का पे आपको काट दिया, मतलब हाफ पे मिलता है। इसके अलावा भी हाफ पे लीव मिलता है, विदाउट पे लीव मिलता है, बहुत सारे लीव मिलता है। और वही आरआरबी के थ्रू अगर किसी भी रेलवे में तो 30 दिन ईएल, 15 दिन सीएल, 20 दिन मेडिकल लीव। इसके अलावा जितनी भी सरकारी छुट्टियां हैं वो आप इसमें इंक्लूड कर दीजिए। सरकारी छुट्टी जितना भी होता है कंफर्म आपको छुट्टी मिल जाता है रेलवे में। और एसएससी जीडी के थ्रू आपको सरकारी छुट्टी नहीं मिलता है। आप संडे हो या मंडे अगर आप कैंप में हैं तो आपको ड्यूटी लगेगा ही लगेगा। छुट्टी जाते समय सरकारी छुट्टी आपको मिलती है। अगर छुट्टी जाना नहीं है, कैंप में है, तो आपको छुट्टी से मतलब नहीं है। संडे हो या मंडे रोज करो, ड्यूटी करना ही पड़ेगा। लेकिन वही अगर रेलवे में है तो अगर सरकारी छुट्टी के दिन आप ड्यूटी करते हैं तो आपको ओवर टाइम में इंक्लूड हो जाएगा और उसका एक्स्ट्रा पैसा देता है। और अब बात कर ले हम मेडिकल में। देखिए मेडिकल का फौज में बीबी बच्चा और मम्मी पापा दोनों को आप मेडिकल फ्री करा सकते हैं। इसके लिए पेंडेंट कार्ड बनवाने से मम्मी पापा का भी मतलब मेडिकल मतलब ट्रीटमेंट फ्री करवा सकते हैं। वही अगर रेलवे में देखा जाए तो सिर्फ बीवी बच्चा और खुद का मेडिकल फैसिलिटी मिलता है। इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटी रेलवे में नहीं मिलता है। अगर डिपेंडेंट कार्ड बनवाते हैं तो मम्मी पापा का भी मतलब फैसिलिटी मिलता है। एसएससी जीडी के थ्रू किसी भी फौज में या रेलवे में दोनों में बच्चों को पढ़ाने के लिए फैसिलिटी मिलती है। उसके लिए आपको मतलब सब काम के लिए तो प्रक्रिया लगेगा ही लगेगा। फौज में साल में 27,000 रुपया आपको एक बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलता है। इस तरह आप 2 बच्चों का पढ़ाई के लिए पैसा ले सकते हैं, मतलब 54,000 रुपया साल में 2 बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए ले सकते हैं। वही अगर रेलवे की बात करें तो उसमें भी बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा मिलता है, फैसिलिटी मिलती है। लेकिन अब कितने मिलते हैं ये कंफर्म मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि मैं ये बात को पूछा नहीं, मेरे ध्यान। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फैमिली फैसिलिटी क्या मिलता है दोनों में मिला के। तो देखिए दोस्तों मैं बता दूँ, अगर आप एसएससी जीडी के थ्रू किसी भी फौज में है तो आपको पूरे सर्विस में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 साल फैमिली फैसिलिटी मिलती है। मतलब फैमिली रख सकते हैं। वो भी आपको क्वार्टर अगर मिलता है तो क्वार्टर में रख सकते हैं, नहीं तो क्वार्टर नहीं मिलने के बाद बाहर रूम लेके रह सकते हैं। लेकिन पूरे सर्विस में 4 से 6 साल। वही अगर रेलवे में बात करें तो पूरे सर्विस आप फैमिली के साथ रह सकते हैं विथ क्वार्टर। क्वार्टर आपको वहाँ पर मिलना 100% श्योर रहता है। क्वार्टर नहीं बना है तो बाहर रूम लेके रह सकते हैं। उसके लिए एचआरए आप दोनों में मिलता है। अगर क्वार्टर दोनों में मिलता है तो एचआरए नहीं मिलेगा, और अगर क्वार्टर नहीं मिला है तो दोनों में एचआरए मिलता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है, फाइनली इतना ही है। अगर कुछ भी छूट गया हो, आपको लगता है कि हमको ये जानकारी अधूरी रह गई है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में कंपैरिजन वीडियो बहुत हेल्प किया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।